नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। अफगानिस्तान एकमात्र इलाका पंजीर जो कि तालिबान के कब्जे से बाहर है, अब तालिबानी आतंकी पंजशीर की तरफ बढ़ रहे हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने इस तालिबान का आत्मघाती कदम बताया है और सालेह का दावा है कि पंजशीर की तरफ जाने वाले सलांग हाईवे को बंद कर दिया गया है और पंजशीर के रास्ते में अब अंद्राव घाटी में नॉर्दर्न अलायंस के हमले में कई तालिबानी आतंकियों के मारे जाने का भी दावा है और यहां घात लगाकर तालिबान पर हमला किया गया था। इससे पहले बागलान के जबल ए सिराज में भी 300 से ज्यादा तालिबानियों को मारने का दावा किया जा रहा है। भारत में कोविड महामारी का विकराल रूप एक बार फिर देखने को मिल सकता है। नीति आयोग ने कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए लेकर चेतावनी भी जारी की है। आयोग ने आशंका जताई है कि सितंबर में 4 से 5 लाख कोरोना केस रोजाना आ सकते हैं और हर 100 कोरोना मामलों में से 23 मामलों को अस्पताल में भर्ती कराने की व्यवस्था करनी पड़ सकती है और ऐसे में पहले से ही 2 लाख आईसीयू बेड्स तैयार रखने की जरूरत है। और नीति आयोग ने कोरोना की दूसरी लहर के बाद बड़ी संख्या में अस्पताल में कोविड बेड अलग रखने की सिफारिश की है। आयोग का कहना है कि खराब हालत से निपटने के लिए पहले से तैयार रहना होगा और सितंबर तक 2 लाख आईसीयू बेड तैयार किए जाने हैं। इसके अलावा 1.2 लाख वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड, 7 लाख ऑक्सीजन वाले बेड और 10 लाख कोविड आइसोलेशन केयर बेड होने चाहिए। और वहीं नीति आयोग ने इससे पहले सितंबर 2020 में भी कोरोना की दूसरी लहर का अनुमान लगाया था। तब नीति आयोग ने कहा था कि 100 संक्रमितों में से गंभीर कोविड लक्षणों वाले लगभग 20 मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता बताई गई थी, लेकिन इस बार अनुमान पिछले बार से काफी अधिक है। एक तरफ जहां कल सभी लोग त्योहार की खुशियां मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ घरों में एक पल में सारी खुशियां गम में बदल गई। दरअसल बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में गुब्बारे में गैस भरने वाले सिलेंडर में अचानक ब्लास्ट हो गया, जिससे 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और जानकारी के अनुसार जिले के रामनगर क्षेत्र सुजाबाद चौकी के अंतर्गत गुब्बारे में गैस व्यवसाय होता है और यहाँ रविवार की शाम अचानक एक गुब्बारे में गैस भरने वाले एक सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट इतना भयानक था कि 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत होगी, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है और घटने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते लोगों का जमावड़ा भी हो गया और स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया। मृतकों का पंचायतनामा भरकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मृतकों में एक महिला और एक पुरुष शामिल है। पुलिस घटना के पीछे के कारणों की जांच करने में भी जुटी हुई है। भारतीय रेलवे को कोविड महामारी के दौरान 36,000 करोड़ रुपए का भारी घाटा हुआ है। रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने यह दावा किया है और दानवे महाराष्ट्र के जालना रेलवे स्टेशन पर रविवार को एक अंडर ब्रिज के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान रेलवे को 36,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और वहीं आपको बता दें कि पिछले साल मार्च में कोरोना का कहर शुरू होने के बाद ज्यादातर ट्रेनों का संचालन ठप हो गया था। लॉकडाउन की वजह से रेलवे को कमाई करने वाली मालगाड़ियों से भी सिर्फ जरूरी सामान की ढुलाई हुई और अब भी पूरी तरह सभी ट्रेनों का संचालन शुरू नहीं हो पाया। और जानकारी के मुताबिक राव साहेब दानवे ने मालगाड़ियों को रेलवे के लिए वास्तविक रूप से राजस्व उपलब्ध कराने वाला करार दिया और उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के साथ एक बुलेट ट्रेन परियोजना को क्रियान्वित किया जाएगा जो वर्तमान में निर्माणाधीन है और दानवे ने कहा कि पैसेंजर ट्रेन खंड हमेशा घाटे में चलता है,
क्योंकि टिकट का किराया बढ़ने से यात्रियों पर असर पड़ता है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। और महामारी के दौरान रेलवे को 36,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। केवल मालगाड़ियां ही राजस्व उत्पन्न करती है और महामारी के दौरान इन ट्रेनों ने भी माल ढोने और लोगों को राहत प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बुलेट ट्रेन को लेकर उन्होंने कहा कि यह परियोजना मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के साथ शुरू की जाएगी क्योंकि यह लोगों के लिए आवश्यक है। और आगे उन्होंने कहा कि रेलवे ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना शुरू की है जो नवी मुंबई को दिल्ली से जोड़ेगी। और वहीं बक्सर जिला के चौगाई में रक्षाबंधन के अवसर पर चौगाई से भाजपा महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष खुशबू कुमारी ने अपने पति के हाथों में राखी बांधी। और वहीं इस संबंध में उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि वामन अवतार नामक पौराणिक कथा में इस बात का जिक्र है कि जब दानव ने देवताओं पर आक्रमण शुरू किया तब इंद्रदेव की पत्नी सची ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपासना किया था। इस उपासना से भगवान प्रसन्न होकर सची को रक्षा सूत्र प्रदान किया था जिसको सची ने अपने पति इंद्रदेव की कलाई पर बांधा था। और बताते चलें कि इस संबंध में जब पेट्रोल पंप के प्रबंधक पिंटू सर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मेरी कोई भी बहन नहीं है। मैंने सोचा कि इतिहास के पन्नों को दोहराया जाए और मैंने अपनी पत्नी से ही रक्षा सूत्र को बनवाने का निर्णय लिया। और वहीं बीजेपी की महिला मोर्चा के मंडल अध्यक्ष बताती हैं कि हम जब से हमारी शादी हुई है तब से हमने ये प्रण लिया है कि ये रक्षा कवच ही हमारे पति की रक्षा करेगा और यही सोचकर कि इनके कलाई में प्रत्येक साल रक्षाबंधन के त्योहार पर राखी बांधती हूँ। बालू माफिया से लड़ाई में बिहार के एक वकील की जान पर बन गई है। और वहीं पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता मणिभूषण प्रताप सेंगर भी माफिया से डर गए हैं। अब वो केंद्र और प्रदेश सरकार से जान की सुरक्षा मांग रहे हैं। और वहीं सीएम से मांगी सुरक्षा और कहा आपके हाथ है जान। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से कहा है कि वो लगातार बालू माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और अब सरकार भी पूरी तरह से एक्शन में है। इस निशाने पर वो भी आ गए हैं। उन्हें धमकी मिल रही है कि उनकी जान को खतरा है और वो बार बार सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही। बालू को लेकर लगातार हो रहे मर्डर से भी वो काफी डरे हुए हैं। और वहीं पियर जाने से पहले राखी और कपड़े खरीदने को तैयार विवाहिता को पति के बाजार जाने से रोकने वाली दलीलें बर्दाश्त नहीं हुई। बारिश में 11 महीने की बच्ची को बाइक पर साथ ले जाना से पति ने मना किया और अकेले खरीदारी करने जाने की बात कही। इस बात से खफा विवाहिता ने घर के भीतर जाकर कपास में छिड़कने वाली दवा पी ली और शनिवार रात को उसे यहां महात्मा गांधी राजकीय चिकित्सालय रेफर किया गया जहां उसकी मौत हो गई। और रविवार को पोस्टमार्टम के बाद युवती के पिता और भाई उसके शव को लेकर पीहर पहुंचे जहां रक्षाबंधन पर खुशियों का माहौल मातम में बदल गया। और पीहर पक्ष की शिकायत के बाद देर रात मामला दर्ज करवाया गया। पीहर पक्ष की रिपोर्ट पर पति के खिलाफ दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करना, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। और वहीं अब मामले की जांच डिप्टी एसपी करेंगे। और वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। और अच्छी खबर यह है कि दिल्ली में आज लगातार तीसरे दिन कोरोना संक्रमण से किसी शख्स की जान नहीं गई। और आज शहर में 24 नए कोरोना संक्रमित मिले, जबकि संक्रमण की दर 0.04% रही। और स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज जारी एक बुलेटिन में ये जानकारी दी गई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की शुरुआत के बाद से ये 13वीं बार है जब दिल्ली में एक दिन में मौत का कोई मामला
सामने नहीं आया। शनिवार को दिल्ली में संक्रमण के 19 मामले दर्ज किए गए थे, जो पिछले साल 15 अप्रैल के बाद सबसे कम थे। और जब 17 लोगों में संक्रमण का पता चला था और बुलेटिन में कहा गया है कि नए मामले सामने आने के बाद शहर में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 14,37,317 हो गई और इनमें से 14.11 लाख से अधिक लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं और महामारी से अब तक मृतकों की संख्या 25,089 है। और दिल्ली में इस समय बीमारी के 398 एक्टिव मामले हैं और इनमें से 129 लोग होम क्वारंटीन में हैं। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन की संख्या भी 236 है।